हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है संख्या पद्धति चालू करेंगे। संख्या पद्धति में आज आप लोग को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। मैं जो है क्लास 9th की संख्या पद्धति पहले पढ़ा हूँ, लेकिन आपको जो है 6 से लेकर के 9th तक की पहले बातें बताता हूँ। उसके बाद हम लोग 9th पे आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सामान्यतः जो है हमारी जो संख्या पद्धति है, संख्याओं से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सामान्यतः जो है संख्या जो है 12 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है। संख्या 12 प्रकार की है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सामान्यतः इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपने मेन टॉपिक 9th पे आते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है, जैसे किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम ये मार्कर कितना है 1, तो हमने किस संख्या का प्रयोग किया 1 का। और हमारे पास जैसे 5 जो है किताबें हैं, तो हमने किस संख्या का प्रयोग किया 5 का। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए यदि हम किसी भी संख्या का प्रयोग करते हैं तो वो सारी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो कोई भी संख्या गिनने के लिए प्रयोग करेंगे, आप 1 से ही शुरू करेंगे, तो हमारी जो है 1 से लेकर के 1, 2, 3 ऐसे जो है अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगर इस प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को जोड़ दें, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक, तो ये हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक जो है धन पूर्णांक, जो है धन पूर्णांक, और ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है। तो 2 से कटने वाली संख्याएं जो होंगी उनके लास्ट में होगा 2, 4, 6, 8 और 0। ऐसी जितनी भी संख्या जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 है वो सम संख्या है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 432 लिखा हुआ है, ये हमारी क्या है, सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2। ये संख्या 2 से हमारी कट जाएगी। अगर हम यहाँ पे 33 कर देते हैं, 433, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो ध्यान देना, 2, 4, 6, 8, 0 जिस संख्या के लास्ट में आता है वो संख्या जो है सम संख्या है, बाकी सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। ये चीज समझ गए। जिसके लास्ट में जो है 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो जो है हमारी क्या है, सम संख्या है। और बाकी जो है विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलता जाएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या है, हमारी विषम संख्याएं। ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं सभी संख्याओं को। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं एवं एक के अलावा, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा कट जाए वह भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, भाज्य। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे वो हमारी भाज्य संख्या है। जैसे कि हम ले लेते हैं 5 ले लिए हैं, ये 1 से कटेगा, 1 से 5 बार जाएगा, 5 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। बाकी और किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। हम 4 ले लेते हैं, देखिए 4 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, और उसके बाद ये 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 से भी कट रहा है ना, तो ये क्या हुआ, भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो एक और जो है स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कटे वो जो है भाज्य संख्या है। और इसी का सीधा सीधा उल्टा ले लो कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, जो संख्या स्वयं एवं एक के अलावा किसी संख्या से ना कटे वो हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें सीधा एक कर लो, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा ना कटे वो हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं इसको, हम इसको नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, सह माने साथ साथ अभाज्य हो, मतलब ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक हो, वो सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि हमारा ले लीजिए, ये 3 है और ये
5 है। ये भी जो है अभाज्य संख्या है और ये भी जो है हमारी अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 जो है हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, हाँ 3 भी अभाज्य संख्या है। जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे वो अभाज्य संख्या होती है। तो देखो ये स्वयं से नहीं कट, स्वयं से कट रही है और अपने से कट रही है, बाकी और किसी से नहीं कट रही। तो इनके बीच में कोई ऐसा गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ हो? नहीं, सिर्फ एक है जो इनके बीच में उभयनिष्ठ है। तो ऐसे अभाज्य संख्याएं, ऐसी तो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में जो है एक ही कॉमन गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से हम थोड़ा बहुत परिचित होंगे, 6 से लेकर 8 तक पढ़े हैं। परिमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो तो वो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या जैसे √2, √5, √7, ये सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या है वो सभी परिमेय और अपरिमेय सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिला करके क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। और अवास्तविक संख्याएं जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं -3 लिख दिया, -7 लिख दिया। देखिए ये जो है क्या हो गई? हमारी अवास्तविक संख्या हो गई। ठीक है, फिर इसको अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। सारी चीजें आप लोग समझ लिए हैं कि अब इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक। कक्षा 9th में जो है पूर्णांक से हमारा शुरू होता है। क्लास 9th में पूर्णांक से शुरू है सारी चीजें, और वो भी धन पूर्णांक। पूर्णांक हम पढ़ेंगे पहले। पूर्णांक संख्या हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं। ये यहाँ पे हो गया 0 और इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और इधर -1, -2, -3, -4। अभी हमने बताया था कि पूर्णांक जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ये जो 0 है ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक में आता है। 0 के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं इधर अनंत तक चले जाइए, जितनी भी संख्या होती है, और इधर भी जो है अनंत तक चले जाइए, जितनी भी संख्या होती हैं 0 के दाहिनी ओर सभी क्या है? धन पूर्णांक। 0 के दाहिनी ओर क्या है? धन पूर्णांक। और इधर क्या है हमारे? ऋण पूर्णांक। ये जो है धन पूर्णांक और ये हो गए हमारे ऋण पूर्णांक। ठीक है, फिर अभिनी धन पूर्णांक पे संबंधित 4 नियम हमको पढ़ने हैं। 4 नियम। अब यहीं से आपका जो है 9th का सिलेबस अच्छे से समझना है। ये जो है धन पूर्णांक है, इस पे 4 नियम हम लोग पढ़ेंगे। एक नियम है संवरक नियम। उसके बाद आता है हमारा जो है क्रम विनिमय नियम। तीसरा है साहचर्य नियम। उसके बाद आता है वितरण नियम। इन चारों नियम पे हम लोग जो है एक एक करके नियम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं संवरक नियम। मान लीजिए कि ये हम संवरक नियम को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमने क्या लिया है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 3, 5, 7, इसमें -8 ये नहीं आना चाहिए, ये ऋण पूर्णांक है। संवरक, मान लीजिए कि हम ये 2 संख्या है, 2 पूर्णांक हैं A और B। 2 पूर्णांक है, तो संवरक नियम ये कहता है कि A + B बराबर जो आएगा वो भी क्या होगा? पूर्णांक। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अगर ये दोनों संख्याएं जैसे A और B, अगर दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं
तो उनका जोड़ भी पूर्णांक होगा। जो संख्याएं पूर्णांक, अगर पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक आ रहा है, वो भी धन पूर्णांक आ रहा है, तो हमारा क्या है, ये समवर्ग नियम का मतलब होता है। जैसे हम देख लेते हैं 3 + 7 बराबर कितना हुआ 10। तो देखो 3 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, और इनको जोड़ने पर भी क्या आया 10, 10 भी पूर्णांक है। उसके बाद ले लेते हैं जैसे 5 + 7 बराबर ये क्या हो गया 12। ये भी क्या है पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और 12 भी हमारा पूर्णांक है। समवर्ग नियम ये हुआ। समवर्ग का गुणा का नियम देख लेते हैं। जैसे हम ये 3 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 15। 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है और 15 भी क्या है पूर्णांक ही है। तो समवर्ग नियम का मतलब ये हुआ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करते हैं कि -3 × 2 तो ये कितना आ जाएगा -6। यहाँ पे हमने एक ऋण पूर्णांक लिया और एक धन पूर्णांक लिया और हमें रिजल्ट क्या मिला ऋण पूर्णांक। तो ये समवर्ग नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। वैसे आपको शब्दों से समझ में आना चाहिए कि क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदलना है। विनिमय, विनिमय मतलब होता है बदलना। पहले जो है बहुत प्राचीन काल में लोग वस्तु का विनिमय करते थे। आप हमें कोई दूसरी वस्तु दीजिए और हमसे आप कोई दूसरी वस्तु लीजिए, तो विनिमय होता था। उसी तरीके से क्रम विनिमय। ये देखिए जैसे कि हम a और b ये हमारे दो पूर्णांक हैं, ठीक है। तो इनको a + b करने पर जो चीजें आएंगी वही b + a करने पर भी वही चीजें आएंगी। a + b बराबर c और b + a बराबर भी c। ठीक है, ये हमारा नियम है। देखिए हम यहाँ ले लेते हैं 3 + 4 बराबर क्या आया 7। अब इनका क्रम बदल दो। विनिमय का मतलब है बदल दो। इसका जो है 3 पहले था, 4 बाद में था। अब हम यहाँ क्या कर देंगे 4 + 3, फिर भी क्या आ रहा है 7। ठीक है, देखिए 5 + 4 बराबर ये कितना हुआ 9 और 4 + 5 बराबर क्या हुआ 9। तो इसका भी जो है क्रम बदलने पे क्या हो रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो क्रम ये हमारा क्या हो गया क्रम विनिमय नियम। इसको हम गुणा में भी देख लेते हैं। 3 × 5 बराबर कितना आ गया 15 और इसी को हम 5 × 3 करें तब भी क्या आ रहा है 15। ये हमारा क्या हुआ क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। समझ आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो वीडियो 1-2 बार और देख लेना, तब समझ में आएगा। उसके बाद है साहचर्य नियम। तीसरा नियम क्या है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मान लीजिए कि ए बी सी 3 पूर्णांक हैं। 3 क्या है पूर्णांक हैं ए बी सी। हम इनको जोड़ते हैं। जैसे कि ये हम लिख दिए a + ये b + c बराबर जो है a + b और +c। ये जो है सेम होंगे। ये साहचर्य नियम का फॉलो कर रहा है। अब ऐसे नहीं, ऐसे कम समझ में आया, लेकिन हम अंकों को लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3 + 5 बराबर क्या आएगा हमारा ये 5 3 8 और 8 2 10। ठीक है, फिर इसको हम ले लेते हैं 2 + 3 और इसको क्या कर दिए +5। ये 3 2 5 और 5 10। देखिए हमने इसका क्रम, इसको जो है साहचर्य नियम में साहचर्य मतलब साथ में चलना। देखो ये पहले इसके साथ में था, 3 पहले 5 के साथ में था, हमने इसका साथ बदला। इसको हमने 3 का साथ जो है 2 के साथ करवा दिया और 5 को अलग कर दिया। इसका साथ इसके साथ किया तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया साहचर्य नियम। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला नियम हमारा क्या है वितरण नियम। वितरण नियम। वितरण नियम में क्या है देखिए
यहाँ पे वितरण नियम ए गुणे बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा ए गुणे बी और प्लस ए गुणे सी। ठीक है, जैसे हम ले लिए यहाँ पे 2, 3 और 4, ये हमारे जो है पूर्णांक है। इसको लिख सकते हैं कि जो है 2 गुणे 3 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 4 3 7, 7 दूनी 14, ये आ गया है। अब इसको जो है वितरित कीजिए, वितरण का मतलब है अब इसको बांट दीजिए, ये दोनों जो एक साथ में थे अब इनको हमको बांट देना है, वितरित कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस जो है 2 गुणे 4, ये 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस ये 4 दूनी 8, तो 8 6 14, देखो यहाँ पर भी 14 आ गया और यहाँ पर भी 14 आ गया। तो ये हो गया हमारा वितरण नियम। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब इस पे जो है बहुत अच्छे से जो है क्लास 9th में हम पहले तो इसके चारों ने बहुत तेज गर्मी है, जो है चारों नियम हम अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कि किस जो है नियम पे कौन सी चीजें लागू होती हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये पूरा इरेज कर दे रहे हैं सारी चीजें। देखिए बहुत ध्यान से समझना है। योग योग ठीक है, योग पे हमारा कौन कौन सा नियम लागू होता है? 4 नियम है। ये जो है संवरक नियम, तो संवरक जो है संवरक, इसको थोड़ा सा आप ही स्किप करते हैं। क्रम विनिमय और जो है साहचर्य और जो है वितरण। हमने ये देखा था कि योग पे क्रम विनिमय लागू होता है, जैसे कि 2 + 3 बराबर क्या होता है 5। हम इसको अगर बदल दें 3 + 2 तब भी क्या हो जाएगा 5। तो हमारा जोड़ने पे क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। लेकिन इसको घटाने पे देखते हैं तो क्या घटाने पर जो है क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे 5 - 2 बराबर कितना आया 3, लेकिन इसका क्रम बदल दिए 2 - 5 बराबर कितना आ गया -3। देखिए ये बदल गया ना। तो जो है क्रम विनिमय जो नियम है वो किस पे लागू हो रहा है, योग पे लागू हो रहा है अभी, और घटाना पे नहीं लागू हो रहा, अंतर पे नहीं लागू हो रहा। हम इसको एक एक करके देखते हैं। क्रम विनिमय नियम जो है योग पे लागू हो रहा है और अंतर पे नहीं लागू हो रहा है। गुणा पे देखते हैं, 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 6, और 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 6। गुणा पे ये लागू हो रहा है। क्रम हमने बदला तब भी गुणा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब जो है किस पे लागू हो रहा है गुणा पे लागू हो रहा है। अब भाग में देखते हैं, 3/2 ऐसे नहीं, 4/2 कितना आएगा 2, लेकिन इसको बदल दिए 2/4 कर दिए तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 है ना। तो ये देखो ये कितना हो गया 0.5 और ये 2। तो ये भाग पे क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होता है। भाग पे क्या क्या लागू हुआ, भाग पर हमारा लागू हुआ योग और गुणा। क्रम विनिमय नियम यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, क्रम विनिमय नियम योग एवं गुणा पर लागू होता है। ठीक है, और यहाँ पे और दूसरी बात, यहाँ पे माइनस मतलब कि अंतर और भाग पर नहीं लागू होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। साहचर्य नियम देख लीजिए, साहचर्य नियम ये देखिए, साहचर्य नियम जब हमने पढ़ा क्या पढ़ा है, साहचर्य का मतलब ये 2 + 3 + 4
कितना आएगा, 4 3 7 2 9। इसको करिए 2 + 3 और इसको +4, कितना आएगा 3 2 5 4 9। ये योग पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है ना, योग पर साहचर्य नियम लागू हो रहा है। लेकिन अंतर पे देखते हैं, 5 - 3 - 2 बराबर ये कितना है, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, बदल लेते हैं। 5 - 3 -3 हो गया और ये -2। इसको देखते हैं, 5 - 3 कितना आया 2 और 2 - 2 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब साहचर्य नियम भी जो है अंतर पे नहीं हो रहा है, साहचर्य नियम अंतर नहीं लागू करता है। उसके बाद अब देखते हैं गुणा पे, 3 × 5 + 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये वितरण नियम लगा दीजिए, ये बराबर कितना हो गया 3 गुणे, यहाँ पे ऐसा कर लो 2 और यहाँ पे कर लो 4। ठीक है, 4 दूनी 8 8 3 24। ठीक, अब इसको ऐसा कर लो, 3 × 2 और गुणे 4, कितना आएगा 3 दूनी 6 6 चौके 24। इसका मतलब ये गुणा पर भी क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। साहचर्य नियम जो है, साहचर्य नियम देखिए जो है, हमने क्या पढ़ा, क्रम विनिमय नियम, योग और गुणा पे क्रम विनिमय नियम लागू होता है और अंतर और भाग पे क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होता है। उसके बाद देखते हैं हम क्या कर लिए, जोड़ घटाना गुणा और अब करते हैं भाग पे। 4 भागे इधर कर दीजिए 9 भागे 3 बराबर कितना आएगा, 9 में भाग देंगे 3 से 3 आ जाएगा, 4/3, ये 4/3 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 4 भागे 9 और ये भागे 3 बराबर ये कितना आ जाएगा, 4/9 भागे 9 3 27। तो ये भी जो है इसके बराबर ये वाला पद नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि साहचर्य नियम भी योग और गुणा पे लागू होता है, बाकी अन्य चीजों पे लागू नहीं होता है। गर्मी बहुत तेज रहेगी, थोड़ा सा पानी पी ले। तो गाइस ये चारों नियम आप लोग ठीक से पढ़ लिए हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। बाकी इन सब पे एक छोटा छोटा सवाल कैसे बनता है, देखिए कैसे गलतियां होती हैं। देखिए मैं एक सवाल आपको बता रहा हूं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सवाल ये आ जाए कि पूर्णांक में किस क्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ठीक है, एकदम छोटा सा सवाल है। इसमें ऑप्शन रहेगा योग, उसके बाद रहेगा अंतर योग और इसमें लिखते हैं गुणा और तीसरा लिखते हैं अंतर और चौथा ऑप्शन जो है हमारा है 1 व 2 दोनों। ठीक है, देखिए पूर्णांक में किस क्रिया पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, योग पर, गुणा पर, अंतर पर, 1 व 2 दोनों पर। ठीक है, तो इसका हमने देखा था ना, योग और गुणा पे लागू होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चौथा सही होगा। ठीक है, अगर यहीं पे हम कर देते हैं, यहीं पे हम ये कर देते हैं जो है क्रम विनिमय था, साहचर्य नियम कर देते हैं, साहचर्य नियम। अब ये देखो पूर्णांक में किस क्रिया पर साहचर्य नियम लागू होता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर ये 1 नंबर का सवाल अगर पूछ लेता है तो काफी बच्चे यहाँ पे फॉल्ट हो सकते हैं, मतलब कि वो लगा नहीं पाएंगे। अगर आप अच्छे से वो चीजें पढ़े हैं, आप वो चीज जो मैंने समझाया अगर आप उसको 1 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर हो जाएगा 1 और 2। एक बार स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, ये सारे नियम आप लोगों ने पढ़ लिए, बहुत अच्छा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर जिस किसी को ना समझ में आए तो ये वीडियो 1 से 2 बार देखें।
ठीक है। अभी आपके अब आते हैं प्रश्नावली 1 में। अभी कुछ सवालें ऐसी दी गई हैं जैसे कि आपको बताना है कि कौन से धन पूर्णांक है और कौन से ऋण पूर्णांक है। जैसे सवाल लिखा हुआ है 8 - 2 कामा 4 भागे 2 कामा 5 - 8 कामा 4 गुणे -2, ये टर्म लिखे हुए हैं 4 गुणे 3। ठीक है, इसमें से बताना है कि आपको कौन से धन पूर्णांक हैं। तो हम इसको हल करते हैं। 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, कितना है 6। इसका मतलब ये क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, 4 भागे 2, 2 दूनी 4, कितना आया 2। इसका मतलब ये धन पूर्णांक है। 5 - 8, देखिए 5 में से 8 घटा सकते हैं, नहीं घटाएंगे तो क्या आएगा चिन्ह माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -3। तो ये धन पूर्णांक है नहीं। ठीक है, 7 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 21। इसका मतलब ये धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक आप लोग पहचान लेंगे, ऐसा हम समझ रहे हैं कि कोई भी चीज भी हो वो अगर उसको आप हल कर लेंगे तो अगर निगेटिव में आता है तो ऋण पूर्णांक और पॉजिटिव में आता है तो धन पूर्णांक। ठीक है, और एक सवाल और दिया हुआ है 10 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या, 10 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या। तो आप अभाज्य संख्या जान रहे हैं, उसको भी बता देंगे। ठीक है, अभी हम अब एक और चीज पूर्णांक में देखते हैं, योगात्मक एवं गुणात्मक तत्समक। योगात्मक एवं गुणात्मक तत्समक, किसी भी पूर्णांक, मान लीजिए कि ये पूर्णांक है 3, योगात्मक तत्समक का मतलब होता है कि इसमें जो है किस संख्या का योग कर दें कि योगफल शून्य हो जाए। योगफल शून्य नहीं, योगफल में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हम 3 में क्या जोड़ दें कि जो है कोई भी परिवर्तन ना हो, तो क्या जोड़ सकते हैं, 0 बराबर क्या आएगा 3, 5 + 0 बराबर क्या आएगा 5, 7 + 0 बराबर क्या आएगा 7। तो हम क्या जोड़ रहे हैं 0, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं। ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या को जोड़ने पर उसका कोई भी परिवर्तन ना हो वो योगात्मक तत्समक होती है। तो किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक शून्य होता है। गुणात्मक तत्समक मतलब कि गुणा करने पर उस संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे कि हम ले लेते हैं 5, 5 में गुणा किस संख्या से गुणा कर देंगे कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो गुणे 1। यहाँ पे देखो 5 गुणे 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, 5 गुणे 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 5 रहेगा, ये 5। यहाँ पे ले लीजिए 9 गुणे 1 कितना आएगा 9, 10 गुणे 1 कितना आएगा 10। मतलब कि यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ने पर किसी भी संख्या में परिवर्तन ना हो और यहाँ पे गुणा करने पर भी किसी भी संख्या में परिवर्तन ना हो। तो हमारा यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए और इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि योगात्मक तत्समक जो होता है वो शून्य होता है और गुणात्मक तत्समक जो होता है वो 1 होता है। योगात्मक तत्समक 0 और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक और आता है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम, वहां पर हमने क्या देखा था अभी तक, योगात्मक तत्समक देखा था और गुणात्मक तत्समक, लेकिन यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम है। तो किसी भी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ दो कि उसका योग जो है 0 हो जाए, और किसी संख्या में जो है किसी संख्या से ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि उस दोनों का गुणा करने पर 1 हो जाए, तो गुणात्मक तत्समक, और जो है जोड़ जो है 0 हो जाए तो गुणात्मक योगात्मक प्रतिलोम। देखिए जैसे ये 5 है, 5 में हम क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो 5 में हम क्या जोड़ देंगे 5 - 5 बराबर ये क्या हो जाएगा 5, ये अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो गया 0। तो हमने 5 में क्या जोड़ा है,
ये टर्म हमने जोड़ा है 7, 7 में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो -7 जोड़ेंगे तो ये 7 - 7 क्या हो जाएगा 0। इसको सीधा सीधा समझिए कि अगर हमारा 5 है तो उसका जो है योगात्मक प्रतिलोम जो होगा -5 होगा, और 7 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा 7 होगा, -8 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा 8 होगा। मतलब कि अगर माइनस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में होगा, और प्लस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि एक संख्या a है, एक संख्या a है और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका माइनस ए हो जाएगा क्योंकि ये प्लस ए है। अगर यहाँ पे माइनस ए हो तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा ए। समझ गए ना? ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम और योगात्मक तत्समक। योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसी का नेगेटिव अंक होता है, और किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक 0 होता है। योगात्मक तत्समक और जो है गुणात्मक तत्समक जो है 0 और 1 ही होते हैं। अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम जैसे मान लीजिए कि ये संख्या हमने 3 है, अगर इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम बनाना है तो इसमें किस संख्या से गुणा करें कि 1 हो जाए, तो इसमें क्या गुणा करेंगे 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया, कितना आया 1 आ गया ना। तो इसमें किस संख्या से गुणा किए 1/3, तो 3 का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 1/3, गुणात्मक प्रतिलोम सॉरी। अब जैसे ले लिए कि हम मान लीजिए यहाँ पे जो है 1/9 ये हमारी संख्या है, इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा ये 9 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से कट गया, कितना आ गया 1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया 9। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है आप लोग को, देखिए जैसे कि संख्या 5 है तो इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, संख्या 9 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/9, संख्या 10 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/10। ठीक है, मतलब कि संख्या जो है उसका इनवर्स हो जाएगा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे यहाँ पे संख्या 5 थी तो प्रतिलोम मतलब इसका जो है ये प्लस में थी तो -5 हो जा रहा था, -8 थी तो प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो इसका जो है +8 हो जा रहा था। यहाँ पे योग था और यहाँ पे गुणा है, ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब जैसे दूसरी बात देख लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3/4 है, ठीक है 3/4 है तो इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसको पलट दीजिए तो ये 4/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कितना आ गया 1, तो मतलब 3/4 में हम किस संख्या से गुणा किए 4/3 से, तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 4/3। बहुत तेज गर्मी है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को इससे हमारे वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो आप लोग जो है कमेंट करें, और जो कुछ त्रुटियां भी हो तो वो भी बताइए आप लोग की जो है कहाँ पे सर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।